नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हम कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। इसमें आज विज्ञान के 12वें अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत तथा परिपथ। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या आपको सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है और फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? आइए जानते हैं सबसे पहले विद्युत सेल के बारे में। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोतों के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क या चक्रिया होती है। चित्र 12.1 में क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। ये देखिए, एक विद्युत सेल है जिसका ऊपरी जो आवरण है जिसमें टोपी लगी हुई है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। और जिसमें नीचे बेस होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक। तो जो बेस है वो क्या है? ऋण है। और जो टॉप है वो क्या है? धनात्मक चार्ज। सभी विद्युत सेलों में दो सिर होते हैं जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इसमें एक टर्मिनल, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, उसको देखते हैं। पहले चेतावनी पढ़ते हैं। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो गंभीर चोट अथवा मृत्यु का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेटों आदि के प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि जो सुबह जनित्र या कि पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर एक टर्मिनल देखिए जो सेल है उसमें कहा, ये इसके टॉप पोर्शन को क्या बोलते हैं? ये होता है तंतु। ये ना, ये जो टर्मिनल दिख रहा है, नीचे का हिस्सा, इसे टर्मिनल कहा जाता है। ये उसका बाहरी आवरण है, ये उसके आंतरिक आवरण है। तो इस पूरे पोर्शन को टॉर्च का बल्ब कहते हैं। ये उसका भीतरी दृश्य है। टॉर्च का बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। और बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? आइए जानते हैं क्रियाकलाप 1 में। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आपके कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश तंतु उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको क्या कहते हैं? बल्ब का तंतु। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है जिसे चित्र में दिखाया गया था। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है तथा दूसरा मोटा तार
आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो टर्मिनल होते हैं। इन्हें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? अब इनमें दो टर्मिनल क्या होते हैं, इसके पहले अपन ये पढ़ते हैं चेतावनी। विद्युत सेल में दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि ना मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। समझ में आया? मतलब ये कि जो दोनों टर्मिनल होते हैं, उन दोनों टर्मिनल, मान लीजिए एक सेल है, इस सेल का ये प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे आपस में तो इसके अंदर का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, समय के साथ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आप फिर क्या है उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये इतनी सी बात है। 12 विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, आइए समझते हैं। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तमान करने का प्रयास करते हैं। हम ऐसा किस प्रकार करते हैं, ये क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़ों के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 बल्बों से जोड़ दीजिए। देखिए इसको किस तरीके से जोड़ा गया है। ये अभी ऊपर की तरफ अपन ने रेड लगाया, पॉजिटिव है इसलिए, और नीचे की तरफ माइनस लगाते हैं, ये ब्लू कलर का। 2 तारों को, ये होता है नेगेटिव चार्ज और ये होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बल्ब में लगाने वाला देखिए, ऊपर की तरफ में अपन ने क्या ब्लू लगाया हुआ है और नीचे की तरफ ब्लैक लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, बिजली के मिस्त्रियों द्वारा जो उपयोग में लाए जाते हैं, और सेल के लिए रबड़ बैंड का टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र में दिया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। देखिए अभी क्या किया आपने, इसको सबसे पहले इसको ऊपर से जोड़ा, इसे नीचे से जोड़ा, ये जल गया। अभी क्या किया, इसका नीचे वाला सिरा जो है ऊपर वाले सिरे को इधर पे जोड़ा और इधर पे नहीं जोड़ा, ये इधर पे नहीं जोड़ा है तो क्या होगा, ये नहीं जलेगा। ये नीचे को जोड़ दिया, ऊपर वाले को नहीं जोड़ा तो क्या होगा, ये नहीं जलेगा। इसी तरीके से नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या किया है, इसके दोनों सेलों को ही नीचे जोड़ दिया तो ये नहीं जलेगा। ऊपर दोनों को जोड़ देंगे तो भी नहीं जलेगा। उल्टा करके भी अगर जोड़ते हैं, इसको ऊपर और इसे नीचे जोड़ते हैं तो भी ये क्या होता है, जल जाता है, क्योंकि चार्ज कंप्लीट होता है। बात सिर्फ चार्ज को कंप्लीट करने के लिए। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। इन बल्ब दीप्त होता है। इस व्यवस्था की तुलना दूसरी व्यवस्था से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होते हैं। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर पाए? चित्र में विद्युत सेलों के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लगाइए। आप बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को खालिस चित्र की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिसमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठना पड़ता है। विद्युत परिपथ, आइए जानते हैं क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए चित्र 12.5 का ए, ये रहा आपने जोड़ा हुआ है ना, तथा चित्र 12.5 के एफ की व्यवस्था में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनल से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा का बहना के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होगा जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के टर्मिनल प्लस और माइनस की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार से द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतुओं से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल के जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज हो जाने के कारण होता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है?
विद्युत बल्ब के कई कारणों से फ्यूज हो सकता है, इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने का कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्त नहीं होती है। तो ये बहुत ही बेसिक है, इसको समझने की आवश्यकता है, वन रीड की आवश्यकता है। फिर से अपन आगे बढ़ते हैं। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि चित्र 12.5 के BCDE में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तमान क्यों नहीं हुआ? तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे आपका जो विद्युत परिपथ है वो प्लस और माइनस में नहीं जुड़ा होने के कारण वो जल नहीं रहा था, और अगर जोड़ा भी जा रहा था तो उसे गलत तरीके से जोड़ा जा रहा था, इसलिए वो नहीं जला। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टार्च बनाना पसंद करेंगे? क्रियाकलाप 3 में देखते हैं। एक टार्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों के प्लास्टिक आवरण हटाइए और चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर, ये देखिए इसमें लगाया हुआ है, घर में तैयार की गई टॉर्च। इसे अपन ने नीचे देखिए क्या किया है, इसने अपन ने एक हिस्से को जो बल्ब है उसका बल्ब के ऊपर वाले हिस्से पर एक पोर्शन क्या है अपन ने नीचे लगा दिया और उस ऊपर वाले पोर्शन को फ्री छोड़ दिया। अभी क्या होगा, जब अपन को इसे जलाना है तो इसको अपन नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये जलने लगेगा, है ना। और जब ये इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। पहेली के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था में बल्ब जलेगा? चलिए जानते हैं। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़े या बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल का धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तमान होता है? हाँ, होगा। अब बल्ब को विद्युत सेल ये टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? नहीं, अब नहीं होगा। क्या यह टार्च को ऑन व ऑफ करने की समान नहीं है? बिल्कुल, ये उसी के समान है। विद्युत स्विच, घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन तथा ऑफ करने में विद्युत बल्ब का विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते व हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल और सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। क्रियाकलाप 4, आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप या 2 तार तथा थर्माकोल व लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है, ये एक पोर्शन है ना। यहाँ पर क्या है, ये पिन लगा दिया अपन ने, जो वो पेपर पिन होता है, उस पेपर पिन को अपन ने प्रेस कर दिया, उसके अंदर से एक तार निकाल दिया। यहाँ दूसरा पेपर पिन का है, उसमें एक पिन लगाया और इसका एक तार निकाल दिया। अब क्या है, परिपथ पूरा करना है, साधारण स्विच बनाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत सेल, बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। क्या आप क्या देखते हैं, आपको यह पता चलेगा कि इससे क्या होता है, ये जलेगा। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी जलता है? नहीं, अब नहीं जलेगा। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच में रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन करते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तमान हो जाता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करता तो विद्युत बल्ब दीप्तमान नहीं होता है, और इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता और परिपथ पूरा नहीं होता। इस स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि अपन ने अभी देखा। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ा या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं और उनके डिजाइन जटिल होते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। माना यहाँ पर एक चीज है, देखें। बूजो ने चित्र 12.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आरेख को चित्रित किया है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है और बल्ब दीप्तमान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं? तो देखते हैं। ये अपना क्या है,
ये जो पोर्शन है ये बल्ब है, इस बल्ब का ये पॉजिटिव, ये जो है ये सेल का पॉजिटिव है और ये बल्ब का निगेटिव, और यहाँ पर बल्ब का पॉजिटिव है जिस पे अपन ने क्या किया, इसका एक पोर्शन जो तार है उसे नीचे की तरफ लेकर आए, है ना, और नीचे से इसको इस पे लगा दिया। इस तरीके से इसके ऑन ऑफ बटन को चालू किया तो इससे क्या हुआ, ये टॉर्च जलने लगता है। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 4 के लिए विद्युत परिपथ में स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 12.12a के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं करते। देखिए यहाँ पर अपन ने इसका परिपथ अधूरा छोड़ दिया, तो इसको परिपथ को पूरा करने के लिए कोई ना कोई युक्ति चाहिए जो क्या करे, विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करे। तो ऐसे कुछ धातु होते हैं, ऐसे बहुत से धातु होते हैं जो क्या करते हैं, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। उनको अगर अपन यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे चाबी यूज करने पर क्या हुआ, विद्युत सर्किट जो है वो पूरा हो गया और यहाँ से क्या हुआ, ये बल्ब जलने लगा। तो ये एक परिपथ पूर्ण होता है। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कार्ड, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज और पेंसिल की लीड इत्यादि एकत्रित कीजिए। चालक परीक्षण कर तारों को स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने में बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? सॉरी। सारणी 12.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षणों को अंकित कीजिए। सारणी 12.1 विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक। स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु, पदार्थ जिसका यह बना हुआ है और बल्ब जलता है अथवा हाँ या ना में जवाब देना। चाबी का जब यूज करते हैं तो पदार्थ वो एक धातु है और इससे बल्ब जलता है। रबड़ जो कि एक रबड़ है, इसका उपयोग करने पर बल्ब नहीं जलता है। स्केल प्लास्टिक है, बल्ब नहीं जलेगा। माचिस की तीली एक लकड़ी है, बल्ब नहीं जलेगा। कांच की चूड़ी कांच है, उससे नहीं जलेगा। लोहे की कील धातु है और उससे ये जल जाएगा। क्या आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तमान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर ही प्रवाहित नहीं होने देते। इसके पर विपरीत बल्ब के जलने के लिए यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। विद्युत चालक और विद्युत रोधक, इनके बारे में मैं आप लोगों से चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके बताएं कि कौन कौन से पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं। एक एग्जांपल, धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। इसके अलावा बाकी के आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। विद्युत रोधक में माचिस की तीली है, इसके अलावा में प्लास्टिक है, और भी XYZ जो भी आप एक्सपेरिमेंट करें उसके बारे में जानकारी हमें भी बताएं। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक? अध्याय 4 में उन पदार्थों का स्मरण करें जो चमकदार होते हैं, क्या वे विद्युत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातुओं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं। आइए क्रियाकलाप 4 का स्मरण करते हैं जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थानों में क्या जब वायु होती है तब क्या होता है? चूंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तमान नहीं था। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। विद्युत स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बने होते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारें, प्लग के ऊपर का भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। एक चेतावनी जो आपके सामने है, आपका शरीर विद्युत का बहुत बड़ा अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिएगा। मुख्य शब्द जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, बल्ब,
विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच और टर्मिनल। इन वर्डों के बारे में और जानकारी निकालिए और ये इनके बारे में जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है मैं चाहूँगा कि उनको आप ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखें। आइए सारांश में चलते हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसे टर्मिनल से जोड़ा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को जोड़ता, तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत के चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों, और ऐसी अच्छी चीज़ें हमारे सामने यूं ही लगातार आती रहती हैं। कुछ प्रस्तावित क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप करना चाहें। कल्पना करो कि 1 महीने तक विद्युत आपूर्ति नहीं है। यह आपकी तथा आपके परिवार के अन्य सदस्यों के दैनिक क्रियाकलापों से कैसे प्रभावित करेगी? आप अपनी कल्पना को नाटक या कहानी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। यदि संभव हो तो स्वलिखित अथवा अपने विद्यालय मित्र द्वारा लिखित नाटक तथा मंचीय प्रस्तुतिकरण कीजिए। तो एक बहुत अच्छी चीज़ सामने आती है कि एक विद्युत परिपथ जिस पर पूरी की पूरी मतलब हमारी फैमिली, हमारे आस हमारा जो वातावरण है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा सोशल पूरा है, वो पूरा डिपेंडेंट है। मान लेते हैं कि अगर वो 1 महीने के लिए बंद हो जाए, आज की सिनेरियो के अकॉर्डिंग जैसे हमारा 1 महीने के लिए लॉकडाउन की स्थिति है, इस स्थिति को अगर देखा जाए और 1 महीने से अगर ये चीज़ें बंद हैं तो किस तरीके से आप इसे नाटक का रूप देंगे? तो आप अपने दोस्तों या मित्रों या परिवार के साथ मिलकर इसे एक नाटक के फॉर्म में प्रस्तुत करिए, और ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट होगा आपको ये जानने के लिए कि विद्युत परिपथ क्या होते हैं। अपने मित्रों के लिए आप एक खेल बना सकते हैं जिनका नाम होगा आपका हाथ कितना स्थिर है। आपको एक सेल, एक विद्युत बल्ब, लगभग 1.5 मीटर लंबा धातु का मोटा तार जिसके प्लास्टिक के विद्युत रोधक को खुरच दिया गया हो, एक धातु की कुंजी, 2 लोहे के कील लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी, संयोजक तार के कुछ टुकड़े चाहिए। एक लकड़ी के तख्ते पर लगभग 1 मीटर की दूरी पर 2 कीलें इस प्रकार लगाइए कि उन्हें हुक की भांति उपयोग किया जा सके। तार की कुंजी के छल्लों में से निकालकर इन कीलों के बीच में कस दीजिए। अपने किसी मित्र से छल्लों को सीधा तार में बिना तार को छुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने को कहिए। आलेसांद्रो बोल्टा जिन्होंने विद्युत सेल का आविष्कार किया था के संबंध में पढ़िए और जानिए कि आप विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इन 2 लोगों के नाम बताए। इन 2 लोगों के जो बारे में उनका जो जीवन परिचय है, इनको आप बहुत अच्छे से याद करने की या पढ़ने की कोशिश करिए। पहला व्यक्ति है अलेसांद्रो वोल्टा और दूसरा है थॉमस एल्वा एडिसन। इन दोनों के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनके बारे में इनके जो रिसर्च हैं उनके बारे में। ये साइंटिस्ट थे और इनके साइंटिस्ट पर कब से कब तक इनने किस चीज़ पर काम किया। अगर आप वाकई अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर पूरा करिएगा, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी बातें, अच्छे वीडियो आप सभी तक लेकर आते रहेंगे। ये एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और आप और हम मिलकर एक अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि हम कुछ अच्छा बेहतर आपके लिए कर सकें। तो हमारा चैनल आप सभी लोगों के लिए है और हम आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी चीज के साथ हम आपसे अभी इजाजत लेते हैं। जब तक कुछ खास नया नहीं है, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।